क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल मैंने आपको द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाया था 1881, जिसमें मैंने आपको इस एक्ट का पूरा ओवरव्यू दे दिया था कि ये एक्ट क्या है, क्यों आया, इसका क्या पर्पज़ है। बट आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हमारे कोई व्यूवर्स हैं जो रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं या फिर कोई फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है कि अगर आपको कभी किसी ने चेक दिया हो और आपका वो चेक बाउंस हो गया हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है हम वो जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपके पास मतलब किसी का चेक बाउंस हो गया है, तो लॉ बिल्कुल आपको सपोर्ट करता है। आप इस वीडियो को हमारे ध्यान से देखिए। इसमें मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि मतलब आपका चेक अगर बाउंस हो जाता है तो आपको कितने कितने दिन के अंदर क्या क्या रेमेडी मिलेगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक क्या करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम नेक्स्ट डे फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाएंगे उसी स्पिरिट के साथ। ओके, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये चैप्टर 17 है और ये इस एक्ट का लास्ट चैप्टर है। अब आप बोलेंगे मैम आप लास्ट चैप्टर डायरेक्ट क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर जुडिशरी एग्जाम में ये आता है। अगर आप नॉन लॉ बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं और हमारे व्यूअर्स कई ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉ नहीं कर रखी फिर भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो है। इसलिए मैं ये टॉपिक आज कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? चैप्टर नंबर 17 ये लास्ट चैप्टर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 138 टू 148 है। और ये किस चीज की बात करता है? पेनल्टीज की। कौन सी पेनल्टीज? जो हमारे ऊपर लगाई जाएंगी, ठीक है। अब क्या है इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट, पहले मैंने छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख लिए हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। आज मैंने रेड मार्कर यूज नहीं किया है। कमेंट्स आया था कि मैम दिखता नहीं है रेड मार्कर से। ओके, तो टू पार्टीज होनी चाहिए, ड्रार और ड्राई, ठीक है। ड्रार कौन होता है? देने वाला। ड्राई कौन होता है? जो चेक होल्डर होता है, जिसे चेक दिया जाता है। जैसे मैं हूँ ड्रॉर, मैंने चेक काट के आपको दे दिया, ठीक है, किसी को भी दे दिया मतलब। अब सेक्शन 138 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 138 बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ETC ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को ETC का मतलब पता है? इसे वैसे तो हम एक्सेट्रा बोलते हैं स्कूल टाइम से, बट मैंने ऐसा रिसर्च किया है कि इसका मतलब होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी की। अब इससे ज़्यादा हम कुछ सोच नहीं सकते। जब हमारा आंसर खत्म होता है तो हम ETC लिख देते हैं ना, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो मुझे ये लगता है अगर आप लोगों को कुछ और भी मतलब पता है तो कमेंट डाउन। ओके, सेक्शन 142। अब ये किस चीज़ की बात करता है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। अब कॉग्निजेंस क्या होता है? मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस किसी ऑफेंस का लेता है, इसके लिए हमें CRPC के साथ गो थ्रू होना पड़ेगा। जो हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, उमा मैम पढ़ा रही हैं, आप उस वीडियो को देखिए। अब मीनिंग क्या है चेक डिसऑनर का? हम चेक डिसऑनर सारे ही पढ़ाते हैं। हमें भी ये पता है चेक डिसऑनर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कि चेक डिसऑनर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो चेक डिसऑनर का एग्जैक्ट मीनिंग है, एक अगर वन वर्ड में बोले तो जो चेक ऑनर नहीं हुआ वो डिसऑनर हो गया। अब ऑनर कैसे नहीं हुआ? बैंक ने जिसे एक्सेप्ट नहीं किया वो चेक डिसऑनर हो गया। बट लीगल टर्म्स में क्या मीनिंग है आपको दिख रहा है? आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे छोटी हो जाती है बिकॉज बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। ओके, मीनिंग ऑफ चेक डिसऑनर क्या है? इफ द बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट टू पे, द चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। ओके, क्या है? इफ द बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट टू पे, द चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। आप नोट कर लीजिए कि अगर बैंक रिफ्यूज कर देता है वो जो चेक पे अमाउंट लिखा है वो देने से, तो हमारा चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। अब रीजन क्या है चेक डिसऑनर होने के? ऐसे तो कोई चेक डिसऑनर होता नहीं है। इन जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, हमारे सेक्शन का नाम है इनसफिशिएंसी, कि अगर हमारे फंड्स इनसफिशिएंट हैं, मैंने आपको 2 लाख का चेक दिया, अगर उसमें 100 रुपए भी इनसफिशिएंट है तो वो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। और दूसरी बात, 200 रुपए से लेकर के 2 करोड़ तक का कोई भी चेक है, किसी भी अमाउंट का चेक है, और आपके बैंक में अगर 100 रुपए नहीं है, 100 रुपए भी नहीं, आपने 200 का चेक काटा और आपका 100 रुपए नहीं है, तो वो चेक क्या होगा? डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। बैंक उसे एंटरटेन नहीं करेगा। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे क्या है? इनसफिशिएंट फंड्स। अगर 100 रुपए से भी कम होगा, एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, अगर 100 रुपए से भी कम होगा तो हमारा चेक क्या है? वो डिसऑनर हो जाएगा, बैंक उसे एंटरटेन नहीं करेगा। अब सेकंड क्या है? स्टॉप पेमेंट। ये आपने बहुत बार सुना होगा, स्टॉप पेमेंट,
ठीक है। स्टॉप पेमेंट क्या है, इसका एक और नाम है जिसे हम काउंटर मैंडेट पेमेंट भी बोलते हैं। काउंटर मैंडेट आपको डायरेक्ट में वर्ड नहीं मिलेगा, ये वर्ड आपको मिलेगा किसी बुक में या फिर आप किसी नोट से पढ़ोगे तो वहां मिलेगा, प्री एग्जाम में लेकिन जरूर मिलेगा आपको ये वर्ड कि काउंटर मैंडेट मतलब चेक डिसऑनर के रीजन क्या क्या है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, इनसफिशिएंट फंड्स, काउंटर मैंडेट, अकाउंट क्लोज। आपको पता ही नहीं काउंटर मैंडेट क्या है, तो स्टॉप पेमेंट का दूसरा नाम काउंटर मैंडेट है और इसकी जनरल इंग्लिश है रिवोक और कैंसिल, किसी चीज को रोक देना या फिर कैंसिल कर देना। अब आता है हमारा अकाउंट क्लोज। अब फॉर एग्जांपल मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और मैंने आपको एक चेक काट के दे दिया। एक चेक की वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ्स होती है, पहले 6 मंथ थी बट आरबीआई ने उसको लेस करके 3 मंथ्स कर दिया है, ठीक है, सबको पता है। और मैंने आपको जनवरी में चेक दिया और मार्च में मेरा मन होता है, मतलब फरवरी में ही मैं सोचती हूँ कि मैं ये चेक जो है ये अपना अकाउंट क्लोज कर देती हूँ, किसी और बैंक में ओपन कर लेती हूँ, तो मेरा राइट है मैं कभी भी अकाउंट क्लोज करूँ। मैंने बैंक वालों से बोला मुझे अपना अकाउंट क्लोज करना है, उन्होंने बोला ओके मैम, उन्होंने क्लोज कर दिया। अब मैंने आपको यहाँ पे चेक 1 जनवरी को दे दिया, अब आपका टाइम पूरा हो जाएगा मार्च में। अब आप जाते हैं यहाँ पे, आपके पास टाइम नहीं मिला, आप जनवरी नहीं गए, फरवरी नहीं गए, आपके पास 30 मार्च तक का टाइम है, सॉरी 1 मार्च तक का आपके पास टाइम है। अब आप कहते हैं चलो मैं 27 फरवरी को चला जाता हूँ और मैंने अपना अकाउंट कब क्लोज कर दिया, मैंने अपना अकाउंट 20 फरवरी को ही क्लोज कर दिया, तो आपका चेक वहां पे भी एंटरटेन नहीं होगा, डिसऑनर हो जाएगा। ये आपको इतनी चीजें समझ आ गई, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। तो हमने अब प्रोसीजर जान लिया, अब हम जानेंगे कि ऑफेंस कैसा है ये। अगर हम किसी को चेक देते हैं और वो डिसऑनर हो जाता है तो ये कैसा ऑफेंस है। ऑब्वियसली ये सिविल ऑफेंस तो है नहीं, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस ही है, ठीक है। तो अभी कहाँ जाएगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है हमारा। अब इसे कौन डील करेगा, जेएम फर्स्ट क्लास और एमएम डील करेंगे। अब आप पूछेंगे मैम ये जेएम फर्स्ट क्लास और एमएम में कोई डिफरेंस होता है क्या, तो कोई डिफरेंस नहीं होता, होते दोनों एक ही हैं। इसको जानने के लिए आपको सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ कोर्ट्स दे रखा है, कोर्ट की हायरार्की है ये। और एमएम होते हैं दिल्ली में, मुंबई में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होती है। और जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम आईसी ये डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। बस आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए, बाकी आप सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, बैंक हमें कॉल करेगा, बैंक हमें क्या करेगा, होल्डर को इन्फॉर्मेशन देगा प्लस रीजन बताएगा। मैंने चार्ट बना रखा है, ऐसे ही आप भी ड्रॉ कर लेंगे तो आपको इजी होगा समझने के लिए और एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए भी, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्लस रीजन देगा अबाउट चेक डिसऑनर, आपका चेक क्यों डिसऑनर हुआ है। फिर उसके बाद ये हमारा होल्डर है, फिर ये होल्डर क्या करेगा, होल्डर जाएगा अपने लॉयर के पास, ठीक है। होल्डर अपने लॉयर के पास जाएगा और बोलेगा कि हमारा चेक डिसऑनर हो गया, इस रीजन से हुआ है, फंड्स इनसफिशिएंट थे। बेसिकली प्रैक्टिकल लेवल पे सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से ही चेक डिसऑनर होता है। या फिर कई बार लोग क्या करते हैं कि आपको परेशान करने के लिए, उन्हें पता होता है उनके अकाउंट में पैसे नहीं है, ना ही 3 महीने में आएंगे, फिर भी वो चेक दे देते हैं और आपका चेक डिसऑनर हो जाता है। तो ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। आप चाहें तो इसमें चीटिंग की आप कंप्लेंट करा सकते हैं 420 आईपीसी में, जिसमें 7 ईयर्स की पनिशमेंट है और इसमें 2 ईयर्स की पनिशमेंट है और फाइन भी है। और इसमें फाइन क्या है, इसमें फाइन है जो चेक का अमाउंट है उसका डबल मजिस्ट्रेट फाइन आपके ऊपर चार्ज कर सकता है। जैसे आपका 40 लाख का चेक है तो मजिस्ट्रेट 80 लाख आपको बोल देगा पेमेंट करो, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज ये जो है हमारा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, तो होल्डर क्या करेगा, लॉयर के पास जाएगा, वो लॉयर से एक लीगल नोटिस बनवाएगा और ड्रॉयर को भेजेगा। ड्रॉयर कौन होता है, जिसने उसे चेक दिया है, ठीक है। लीगल नोटिस शेयर गिवन टू द ड्रॉयर, ओके। उसके बाद क्या होगा, 30 डेज का टाइम देगा कि इस 30 दिनों में आप हमारी लीगल नोटिस का जवाब दीजिए। फिर उसके बाद होल्डर क्या करेगा, नेक्स्ट 15 दिन उस 30 डेज का टाइम देगा, आप हमारी नोटिस का जवाब दीजिए, प्लस 15 दिनों के अंदर अंदर आप हमारी पेमेंट वापस करिए। जो आपने पेमेंट का जिस अमाउंट का आपने चेक दिया है वो पेमेंट हमें आप दीजिए, वो डिमांड करेगा। फिर ये भाई साहब क्या करेंगे, जो ड्रॉयर भाई साहब हैं, ये कह देंगे ठीक है नहीं दे रहा है, नोटिस इनके घर में आएगा, ये नहीं फेंक देंगे उसे। फिर ये क्या करेगा बेचारा होल्डर, ये फिर अपने वकील के पास जाएगा, पूछेगा प्रोसेस कि अब तो हमारी नोटिस रिजेक्ट हो गई, अब हम क्या करें। तो वकील साहब इनको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अब आपका रास्ता खुल गया है कोर्ट में केस फाइल करने का। क्योंकि कोर्ट में जज साहब भी ये बोलते हैं कि आप एक बार इंटीमेट किया होता आपने तो हो सकता है कि उनके अंदर वो चीज़ें, आत्मा उनकी होती, दिल होता, वो आपको चेक अमाउंट दे देते ईजिली, बट नहीं दिया उन्होंने क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं है देने का। फिर हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। कोर्ट में केस फाइल करने के लिए क्या होता है, लीगल नोटिस मैंडेटरी होता है,
ठीक है। फिर कितने दिनों के बात करते हैं, जो ये हमारा 15 दिन का टाइम है ना, जो हमने डिमांड कर रखी है, हम चाहें तो 30 दिन का वेट कर सकते हैं कि शायद वो 15 दिन में हमें कुछ अभी और दे दें, उम्मीद के साथ। नहीं अगर हम करना चाहते हैं, हमारा अमाउंट ज़्यादा है या फिर हम नहीं भाग दौड़ करना चाहते, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, जैसे ही 15 दिन एक्सपायर होगा, हम 16 डे पे क्या होगा, 16 डे काउंट होने लग जाएगा और हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 16 डे से 1 महीना काउंट करके हम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। आपको समझ आ गया? ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये चार्ट है हमारा, फ्री में काम आएगा। और हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आता है कि अगर ड्रायर ने पार्ट पेमेंट कर दी, जैसे उसने हमें 2 लाख का चेक दिया है और उसने इस 15 दिन के अंदर, जो हमने 30 दिन का टाइम दिया है, उसने इसके अंदर 50,000 रुपये डाल दिया और कह दिया जी मुझे टाइम दे दो, मैं तो पेमेंट आपकी कर दूंगा। ठीक है, तो क्या वो चेक बाउंसिंग नहीं होगा? नो। आंसर क्या होगा? नो, वो फिर भी चेक बाउंसिंग होगा। पार्ट पेमेंट नहीं मानी जाएगी। आपने जो चेक अमाउंट काट के दिया है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे जो होल्डर होता है उसका मेंटल हेरेसमेंट होता है, वो बार बार बैंक जाता है, परेशान होता है, इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर सोचो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, सिविल केस होता, तो कितने सारे केसेस चल रहे होते, लोग चेक यूं देते रहते और कोर्ट में केस पेंडिंग होते रहते। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा सेक्शन है 138 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉग्निजेंस 142 में है और 148 148 बहुत सारे सेक्शंस है इसमें। तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी, ताकि हम दोबारा उसी स्पिरिट के साथ वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप ये एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए, आपको ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। थैंक यू।